चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, केंद्र सरकार ने एल्यूमिनियम और कॉपर विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किए। तो केंद्र सरकार ने हैदराबाद में आयोजित सतत एवं उत्तरदायी खनन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एल्यूमिनियम और कॉपर विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किए। यह सम्मेलन वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय समिति ने आयोजित किया था। एल्यूमिनियम और कॉपर विजन डॉक्यूमेंट्स के विषय में देखते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति प्रदान करेंगे, साथ ही कच्चे माल के निरंतर आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। कॉपर यानी तांबा विजन डॉक्यूमेंट तो वर्ष 2047 तक देश में तांबे की मांग में 6 गुना वृद्धि का अनुमान है। साथ ही 2030 तक 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष अतिरिक्त कॉपर स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग क्षमता जोड़ने की योजना है। एल्यूमिनियम विजन डॉक्यूमेंट तो इसमें वर्ष 2047 तक एल्यूमिनियम उत्पादन को 6 गुना बढ़ाने का रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। साथ ही बॉक्साइट उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 150 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। तांबा और एल्यूमिनियम के उत्पादन क्षेत्र तो एल्यूमिनियम या बॉक्साइट तो भारत में बॉक्साइट का सबसे अधिक 41% भंडार ओडिशा में है। इसके बाद छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में है। ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ओडिशा में भारत का 73% बॉक्साइट उत्पादन होता है। विश्व की बात करें तो चीन एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, जहां विश्व का 58% एल्यूमिनियम उत्पादन होता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत का स्थान है। तांबा भारत में तांबे का सबसे अधिक 52.25% भंडार राजस्थान में है। इसके बाद मध्य प्रदेश और झारखंड का स्थान है। उत्पादन तो वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देश का 57% था। इसके बाद राजस्थान 43% का स्थान है। विश्व में चिली के पास तांबे का सबसे बड़ा भंडार 19% है। इसके बाद पेरू और ऑस्ट्रेलिया 10% का स्थान है। देखते हैं तांबा और एल्यूमिनियम का रणनीतिक महत्व। तो भारत में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने, अवसंरचना विकास और हरित प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रिक वाहन और सौर ऊर्जा के लिए तांबा अत्यंत आवश्यक है। एल्यूमिनियम स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और आधुनिक अवसंरचना को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर अगली न्यूज है हमारी, पीएनजीआरबी ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ विनियम 2025 में दूसरे संशोधन को मंजूरी दी। तो इन सुधारों का लक्ष्य वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ के विजन के तहत भारत में अधिक पारदर्शी, उपभोक्ता उन्मुख और निवेश अनुकूल प्राकृतिक गैस अवसंरचना का विकास करना है। मुख्य सुधार तो टैरिफ जोन्स का सरलीकरण। इसमें एकीकृत टैरिफ जोन्स की संख्या को 3 से घटाकर 2 करने की सिफारिश की गई है, ताकि परिवहन प्रणाली को सरल बनाया जा सके। सीएनजी और पीएनजी यानी घरेलू को बढ़ावा देना तो जोन 1 के एकीकृत जोनल टैरिफ का लाभ देश भर में संपीड़ित प्राकृतिक गैस और पाइप्ड प्राकृतिक गैस घरेलू खंडों तक बढ़ा दिया गया है। दक्ष ईंधन खरीद अधिदेश तो यह पाइपलाइन ऑपरेटर्स को वार्षिक सिस्टम उपयोग गैस का 75% के बराबर या उससे कम दीर्घकालिक अनुबंधों के माध्यम से प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य खरीद संबंधी जोखिमों को कम करना और लेन देन की लागत को घटाना है। पाइपलाइन विकास रिजर्व एक सतत इंफ्रा मॉडल तो यह पाइपलाइन कंपनियों से 75% उपयोग बेंचमार्क से अधिक की कमाई का उपयोग करके एक पाइपलाइन विकास रिजर्व गठित करता है। इससे प्राप्त शुद्ध कर आय का 50% अवसंरचना के विकास में पुनर्निवेश किया जाएगा, जबकि शेष 50% टैरिफ समायोजन के माध्यम से उपभोक्ता को दिया जाएगा। इससे विकास के लिए प्रदर्शन से संबद्ध आत्मनिर्भर मॉडल तैयार होगा। पीएनजीआरबी की भूमिका तो यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। कार्य तो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस के शोधन, परिवहन, वितरण, भंडारण, विपणन, आपूर्ति व विक्रय का विनियमन करना, यह अधिसूचित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन करने के लिए संस्थाओं को पंजीकृत करता है। निष्पक्ष व्यापार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा गैस के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार सुनिश्चित करना, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंध गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं का एक डेटा बैंक बनाए रखना। पीएनजीआरबी के निर्णयों के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 के तहत स्थापित अपीलीय अधिकरणों के समक्ष अपील की जाती है। फिर अगली न्यूज है, भारतीय प्रधानमंत्री ने त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रवासी समुदाय की 6ठी पीढ़ी को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड देने की घोषणा की। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि भारत गिरमिटिया समुदाय का एक डेटाबेस तैयार करेगा। ओसीआई कार्ड धारकों को भारत आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती। वे भारत में काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और संपत्ति भी खरीद सकते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो की 40% से ज्यादा आबादी भारतीय मूल की है। गिरमिटिया वे भारतीय मजदूर थे जिन्हें 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश उपनिवेशों में बागान आदि में काम करने के लिए अनुबंध पर भेजा गया था। भारतीय प्रवासी समुदाय मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होता है, अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई और
ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI, इनके बीच मुख्य अंतर है, देखते हैं। तो NRI ऐसा भारतीय नागरिक जो किसी काम, व्यापार, पढ़ाई या किसी अन्य कारण से भारत के बाहर रहता है। OCI ऐसा विदेशी नागरिक जिनका मूल स्थान या पूर्वज भारत से है। रिहायशी मानदंड, तो अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में भारत में 182 दिन से कम रहता है OCI में, तो कोई विशेष समय सीमा नहीं होती। वोट देने का अधिकार, तो ये भारतीय चुनावों में तभी वोट दे सकते हैं जब वे मतदान के समय अपने निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद हों, और इसमें वोट देने का अधिकार नहीं होता। कानूनी प्रावधान की बात करें तो मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय आयकर अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। OCI योजना अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके शुरू की गई थी। फिर देखते हैं नेक्स्ट, स्पेन के सेविला में विकास हेतु वित्त पोषण पर आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के परिणाम जारी किए गए। इस सम्मेलन में सेविला प्रतिबद्धता नामक एक नया वैश्विक फ्रेमवर्क अपनाया गया है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों द्वारा SDGs यानी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हर साल सामना की जाने वाली $4 ट्रिलियन की कमी को दूर करना है। सेविला प्रतिबद्धता को सर्वसम्मति से अपनाया गया है। ये 2015 के बाद पहली बार जब अलग अलग देशों ने मिलकर विकास के लिए वित्तीय सहयोग को कोई साझा फ्रेमवर्क स्वीकार किया। यह पहले से मौजूद मॉनेटरी सर्वसम्मति 2002, दोहा घोषणा पत्र 2008, अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा 2015 और पैक्ट फॉर फ्यूचर फ्रेमवर्क पर आधारित है। देखते हैं प्रमुख पहले, तो ऋण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए पहले डेब्ट स्वैप फॉर डेवलपमेंट हब नेतृत्व करता है स्पेन और विश्व बैंक। उद्देश्य है ऋण स्वैप को बढ़ाना तथा डेब्ट सर्विस यानी ऋण चुकाने से संबंधित भुगतान जैसे ब्याज या किस्त संबंधी बोझ को कम करना। विकास के लिए डेब्ट स्वैप कार्यक्रम, तो इटली अफ्रीकी देशों के ऋण दायित्वों को ऋण में परिवर्तित करना। डेब्ट पोस्ट क्लोज अलायंस, तो बहुपक्षीय विकास बैंक। उद्देश्य है संकट के दौरान डेब्ट सर्विस संबंधी भुगतान को निलंबित करने के लिए पोस्ट क्लॉज। ऋण पर सेविला फोरम, तो स्पेन नेतृत्व करता है। ऋण प्रबंधन और पुनर्गठन में समन्वय सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। फिर देखते हैं विकास संबंधी प्रभाव के साथ निवेश को बढ़ावा देना, तो वैश्विक एकजुटता गठबंधन कर, तो फ्रांस, केन्या और बारबाडोस। उद्देश्य है जलवायु कार्यवाही के लिए धन जुटाने हेतु प्रीमियम श्रेणी की हवाई उड़ानों और निजी जेट विमानों पर कर लगाना। स्केल्ड, तो जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क और दक्षिण अफ्रीका। उद्देश्य विकासात्मक प्रभाव के लिए मिश्रित वित्त मंच। FXEDG, तो इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक और डेल्टा, स्थानीय मुद्रा में ऋण देने को बढ़ाने के लिए टूल बॉक्स। हाई नेटवर्थ वाले व्यक्तियों पर प्रभावी कराधान की पहल, तो ब्राजील और स्पेन नेतृत्व करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हाई नेटवर्थ वाले व्यक्ति न्याय संगत कर का भुगतान करें। फिर लास्ट है इसमें राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर व्यवस्था सुधार हेतु समर्थन करना, तो आपदाओं के लिए पहले से जुटाए गए वित्त पोषण को बढ़ाना, तो यूनाइटेड किंगडम और ब्रिजटाउन इनिशिएटिव 2035 तक कुल आपदा वित्त पोषण में पहले से जुटाए गए वित्त पोषण को 2% से बढ़ाकर 20% करना। फिर अगली न्यूज है, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अफ्रीका की विकास यात्रा में प्रतिबद्ध साझेदार बना रहेगा। तो भारत के प्रधानमंत्री ने घाना की राजकीय यात्रा के दौरान कहा कि भारत अफ्रीका के विकास में एक सच्चा साझेदार है। भारत अफ्रीका की प्राथमिकताओं का समर्थन करता है और समान साझेदार के रूप में उसके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। भारत अफ्रीका संबंधों में उभरते नए आयाम, तो ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति को बढ़ावा। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। संयुक्त साझेदारियां, तो उदाहरण के लिए सतत विकास और समृद्धि हेतु भारत जापान का एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। विकासात्मक रूपरेखा, तो जैसे भारत अफ्रीका के विकास फ्रेमवर्क एजेंडा 2063 की विजन का समर्थन करता है। आर्थिक, तो भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जून 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $100 बिलियन और कुल निवेश $75 बिलियन से अधिक है। पुनर्गठित बहुपक्षवाद, तो भारत एजुल्वनी कनेसेंस के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित वैश्विक संस्थाओं में अफ्रीकी देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की वकालत करता है। नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, तो अफ्रीकी देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में भागीदारी है। क्षमता निर्माण, तो भारत क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से अफ्रीकी संघ के विजन एजुकेट एंड अफ्रीका फिट फॉर द 21st सेंचुरी का समर्थन करता है। भारत ने 33 अफ्रीकी देशों को वीजा सुविधा प्रदान की है, जिससे दोनों पक्षों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ा है। चुनौतियां, तो चीन का प्रभुत्व, चीन ऋण जाल कूटनीति, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजनाओं और अवसंरचना की कूटनीति आदि के माध्यम से अफ्रीका में अपने कदम मजबूती से जमा रहा है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी, तो भारत द्वारा समय पर परियोजनाएं पूरी न करने से भारत पर अफ्रीकी देशों का विश्वास कमजोर हो रहा है। परमाणु मुद्दों पर असहमति, तो जैसे दक्षिण अफ्रीका वैश्विक परमाणु अप्रसार संधियों का समर्थन करता है, जबकि भारत इनके मौजूद स्वरूप को भेदभावपूर्ण मानता है और इसलिए इनसे नहीं जुड़ा है। निष्कर्ष,
अफ्रीका के साथ भारत की सहभागिता विजन सागर पर आधारित है। इसे हाल ही में ग्लोबल साउथ के लिए विजन महासागर में अपग्रेड कर दिया गया है। अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है सुपरनोवा। तो शोधकर्ताओं ने एक दुर्लभ सुपरनोवा के फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त किए हैं। इसमें एक अलग प्रकार का तारा, स्टेलर एम्बर और डबल डेटोनेशन शामिल है। यह फोटोग्राफिक इमेज यूरोपियन सर्दर्न ऑब्जर्वेटरी के चिली स्थित वेरी लार्ज टेलीस्कोप द्वारा ली गई है। इसके विषय में देखते हैं। सुपरनोवा किसी तारे का विस्फोट होता है। यह बहुत ही प्रचंड और विध्वंसकारी परिघटना होती है। यह आमतौर पर हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 8 गुना अधिक द्रव्यमान तारे में घटित होता है, जिसका परमाणु ईंधन समाप्त हो जाता है और उसका केंद्र संपीड़ित होकर केंद्र की ओर ढह जाता है। नेक्स्ट, परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो। आरबीआई ने VRRR के जरिए बैंकिंग सिस्टम से 1,10 करोड़ हटाए। यह आरबीआई द्वारा अल्प अवधि के लिए बैंकों से अतिरिक्त तरलता को घटाने के लिए उपयोग किए जाने वाला साधन है। इसमें आरबीआई बैंकों से कुछ समय के लिए पैसा लेता है और इसके बदले बैंकों को ब्याज देता है। इसमें परिवर्तनीय दर का अर्थ है कि ब्याज दर निश्चित नहीं होती तथा इसका निर्धारण बाजार के आधार पर किया जाता है। रिवर्स रेपो दर का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट है रिक्लेम फ्रेमवर्क। तो कोयला मंत्रालय ने रिक्लेम फ्रेमवर्क लॉन्च किया। यह खदान बंद करने और उसके पुनः उपयोग के लिए सामुदायिक सहभागिता एवं विकास पर आधारित एक फ्रेमवर्क है। इसके विषय में देखते हैं। इसे कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कोयला नियंत्रक संगठन और हार्टफुलनेस संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है। उद्देश्य है खदान बंद होने और बंद होने के बाद चरणों के दौरान समावेशी सामुदायिक सहभागिता और विकास के लिए एक सुनियोजित मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करना। देखते हैं। रिक्लेम का मतलब तो रीड आउट यानी समुदाय को समझना या उससे जुड़ना। ई मतलब एनविजन भविष्य का सपना देखो और दिशा तय करो। सी को डिजाइन मिलकर रणनीति बनाओ। एल लोकलाइज यानी स्थानीय जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार काम करो। ए एक्ट भागीदारी से काम को अंजाम देना। आई इंटीग्रेट यानी प्रणाली बनाकर संधारणीयता सुनिश्चित करना। एम मेंटेन यानी स्थानीय नेतृत्व से काम को आगे बढ़ाना और बनाए रखना। फिर नेक्स्ट है चिनाब नदी। तो वन सलाहकार समिति ने चिनाब नदी पर सावलकोट जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए वन भूमि के उपयोग को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सावलकोट जल विद्युत परियोजना उन 6 रणनीतिक जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है जिनका उद्देश्य भारत द्वारा सिंधु नदी के जल का अधिकतम उपयोग करना है। चिनाब नदी के विषय में देखते हैं। इसका उद्गम स्रोत बारालाचा के पास है। चंद्रा और भागा नामक 2 जलधाराएं दर्रे के पार्श्व ढलान से निकलती हैं और मिलकर आगे चिनाब नदी के रूप में बहती हैं। चिनाब घाटी महान हिमालय और पीर पंजाल पर्वतमाला के मध्य मौजूद एक संरचनात्मक गर्त है। इसकी सहायक नदियों में मियार नाला, सोहल, थिरोट, भूत नाला, मारुसूदर और लिद्रारी शामिल है। वैदिक काल में इसे चंद्रभागा, अश्किनी या इस्कमती के नाम से भी जाना जाता था। फिर नेक्स्ट है एकीकृत पेंशन योजना। तो वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत उपलब्ध कर संबंधी सभी लाभ यूपीएस पर भी लागू होंगे। इसके विषय में देखते हैं। इसे एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है। यह एक निधि आधारित भुगतान प्रणाली है। इसमें पेंशन अंशदानों के नियमित और समय पर जमा की गई राशि और निवेश पर निर्भर करती है। मुख्य विशेषताएं 25 वर्ष की न्यूनतम अनिवार्य सेवा काल के लिए सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%, न्यूनतम 10 वर्ष के सेवा काल के बाद सेवानिवृत्ति पर कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन का आश्वासन। फिर नेक्स्ट है विशेष गहन पुनरीक्षण या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो भारत निर्वाचन आयोग बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करेगा। एसआईआर को संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त है। इसके विषय में देखते हैं। यह घर घर जाकर जांच की प्रक्रिया है ताकि सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। यह कार्य बूथ लेवल ऑफिसर्स द्वारा किया जाता है। उद्देश्य सभी योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना। महत्व स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची की शुद्धता को बनाए रखना। फिर नेक्स्ट अश्व रोग। भारत ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इक्वाइज डिजीज फ्री कंपार्टमेंट स्थापित किया। इसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। देखते हैं अश्व रोग के विषय में। तो इनमें कई तरह की बीमारियां शामिल है जो घोड़ों को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, हर्पिस वायरस और वेस्ट नाइल वायरस आदि। कारण विभिन्न संक्रामक एजेंट जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवी। इसके अलावा एलर्जी, विषैले तत्व और आनुवांशिक कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। उदाहरण इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, इक्वाइन इन्फ्लुएंजा, इक्वाइन पिरोप्लाज्मोसिस, ग्लैंडर्स, सूरा आदि। भारत 2014 से अब तक अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस से मुक्त रहा है। फिर नेक्स्ट है उम्मीद पोर्टल। तो केंद्र अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट नियम 2025 के तहत राष्ट्रीय उम्मीद पोर्टल को लागू किया गया। इसके विषय में देखते हैं। विकासकर्ता अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
उद्देश्य यह एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग वक्फ संपत्तियों की रियल टाइम अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए किया जाएगा। मुख्य विशेषताएं: सभी वक्फ संपत्तियों की डिजिटल सूची बनाना और जियो टैगिंग करना, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना ताकि शिकायतों को तुरंत समाधान हो सके, संपत्ति के लीज और उपयोग की पारदर्शी निगरानी, जीआईएस मैपिंग और अन्य ई गवर्नेंस टूल से एकीकरण, जनता की सत्यापित रिकॉर्ड और रिपोर्ट तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना। अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की, जो है अल्लूरी सीताराम राजू। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री ने श्री अल्लूरी सीताराम राजू को उनकी 128वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। जन्म 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश के भीमावरम के पास मोगल्लू गांव में हुआ था। योगदान: असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी से प्रभावित हुए। उन्होंने आदिवासियों को स्थानीय पंचायतों से न्याय लेने और अंग्रेजों की अदालतों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए भी प्रेरित किया। रंपा विद्रोह 1922 से 1924, तो इसे मन्यम विद्रोह भी कहा जाता है। मन्यम का अर्थ है जंगल क्षेत्र। स्थानीय लोगों ने मन्यम वीरुडू यानी जंगलों का वीर कहकर पुकारते थे। अगस्त 1922 में श्री अल्लूरी सीताराम राजू ने ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो ये हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने इस सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।